एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक उस इंसान से बात कर रहा होता है जिसने बॉस के पास से कर्जा लिया है और उसके फैमिली के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं जो पैसों की कमी की वजह से स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसके पास में उतने पैसे नहीं हैं जिससे वो उसके यूनिफॉर्म या फिर उसके स्कूल की फीस भर सके, जिसकी वजह से जो उसका लड़का है जो 10 साल का है उसको काम पर जाना पड़ता है। इस बारे में पता चलने पर जैक उससे कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे को काम पे लगा रहे हो, बट वो आदमी अपनी सफाई में कहता है कि तो फिर मैं और क्या ही कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर डाल दो मुझे जेल में, कोई ना कोई मेरी बेटी टिन को भी अडॉप्ट कर लेगा और उसका ख्याल रखेगा। ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं जेल में ही रहूं। फिर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बॉस से कर्जा नहीं लेना चाहिए था। भले ही बॉस का इंटरेस्ट कम होता है लेकिन उसे अपना कर्जा उतारना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसके बाद में वो आदमी जैक से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते, तुम मेरा कर्जा उतार दो और फिर जैसे ही मेरे पास में पैसे आएंगे मैं वो सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। भले ही एज अ कोलेटरल तुम मेरी बेटी को अपने पास में रखो और उससे अपने घर के काम करवाना। ये सारी बातें सुन के उसकी बेटी जैक से कहती है कि आप मेरे पापा के पैसे मत भरिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पापा किस टाइप के इंसान हैं। इसलिए वो कहती है कि आप मेरे पापा के पैसे मत भरिए क्योंकि अगर उनके पास पैसा आएगा तो फिर वो जुए में उड़ा देंगे। जिसे सुनने के बाद में जैक भी उस आदमी को जवाब देता है कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जा चुकता नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही वो आदमी जैक को ताना मारते हुए अपनी बेटी से कहता है कि जाओ उस आंटी से पूछ के आओ कि वो रॉबिन हुड कौन है। जैक ना सही वो रॉबिन हुड जरूर उनकी मदद करेगा। ये नाम सुनते ही जैक पूछता है कि ये रॉबिन हुड कौन है। फिर टिन जवाब देती है कि कुछ दिन पहले जिन लोगों ने भी कर्जा लिया था उनके घर के बाहर में उनकी सारी चीजें वापस मिल गई थी और वो सारी चीजें किसने वापस की इस बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए वो लोग उस लड़के को अपना मसीहा समझते हैं और उन लोगों ने उसका नाम रॉबिन हुड रख दिया है क्योंकि उसने बॉस के पास से चोरी करके उनकी चीजें वापस लौटाई थी। जिसके बारे में सुनकर जैक कहता है कि वो रॉबिन हुड नहीं बल्कि जोकर है, जोकर। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों मास्क पहन के कहीं से आ रहे होते हैं। तभी जोकर अपनी जेब से जैक की रिंग निकालता है, जिसे देखने के बाद में होई जोकर से कहता है कि ये तो जैक की रिंग है, तुम्हारे पास अभी तक क्या कर रही है, क्या जैक ने वापस नहीं ली। और फिर वही दूसरी तरफ टैटू कहता है कि अगर जैक को वापस नहीं लेनी है तो फिर तुम एक काम करो कि इस रिंग को बेच दो, अपने पास रखकर क्या ही करोगे। बट जोकर कहता है कि नहीं, वो इस रिंग को बेचने से अच्छा उसकी दादी को वापस करेगा। बट फिर तभी टैटू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जैक तुम्हें अपनी दादी से मिलने देगा। तभी होई को आइडिया आता है और वो बताता है कि दादी डम्पलिंग बेचने के लिए जाती है, अगर उस टाइम पे तुम उनसे मिलो और ये रिंग वापस कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जोकर पहुंच जाता है दादी जी के स्टॉल में। वो उनको रिंग देने ही वाला होता है लेकिन उसे अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरे कस्टमर आ जाते हैं और वो दादी जी से कहते हैं कि आप ये नोट रखिए और मुझे इसके बदले चिल्लर दे दीजिए, क्योंकि मुझे बाजू की दुकान से पानी लेना है और उनके पास में छुट्टा नहीं है। उस नोट को देखकर हमारा जोकर तुरंत ही समझ जाता है कि वो नोट नकली है। वो दादी को उस नोट को लेने से मना करता है और उस नोट को अच्छे से चेक करता है। नोट नकली होने का इल्जाम लगने पर वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम चोर हैं। बट जोकर उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ये नोट नकली क्यों है। उनकी चोरी पकड़े जाने की वजह से वो लोग उसके पैसों का डिब्बा लेकर भागने लगते हैं। जोकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी दादी जी के अंदर का भी कराटे जागता है और वो उनको सारी चीजें फेंक फेंक के मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और जोकर उन्हें पकड़ लेता है। और हमारी दादी भी एकदम मस्त सा पोज देती है और कहती है कि मेरे सिर्फ बाल बूढ़े हुए हैं, मैं नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे जैसे मुस्टंडों को मजा चखा सकती हूँ। उनको मजा चखाने के बाद में जोकर दादी जी को अच्छे से बैठाता है। दादी जी भी कहती है कि लगता है मैंने ज्यादा ही लंबा पोज दे दिया, अब तो मेरी हड्डियां भी दुखने लगी है। जिसमें जोकर उनसे कहता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर को भी दिखा सकती है और आप आराम कीजिए। बट दादी जी कहती है कि नहीं नहीं, आराम की क्या जरूरत है, मैं घर जाके दवाई ले लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर जोकर उनकी मदद करने लगता है और कहता है कि ये सारा सामान मैं आपका घर छोड़ने में मदद करता हूँ। लेकिन दादी जी कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट बातों ही बातों में जोकर कह देता है कि आपका घर तो यही पास में है 2 गली छोड़ के, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट तभी दादी ये बात पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर यही पास में है। लेकिन दादी कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम जरूर जैक के दोस्त होंगे। फिर दादी जी उससे पूछती है कि वैसे तुम जैक को जानते कैसे हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी देखा नहीं। फिर जोकर बताता है कि वो उसको बार में मिला था, जिसमें दादी गेस करती है कि हो सकता है कि वो दोनों साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हो उस बार में।
और अब उन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो चुकी है और दादी उससे पूछती है कि तो फिर तुम अब जैक से माफी मांगना चाहते हो, क्या तुमने जैक का दिल तोड़ा है? जिसमें जोकर बताता है कि हाँ, उसने ऐसा ही कुछ किया है। उन दोनों का सपना था कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद में वो दोनों बच्चों की मदद करेंगे। ये सपना जोकर ने जैक को दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो पाया और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसकी वजह से अभी भी जैक जोकर से गुस्सा है और 1000 बार माफी मांगने के बाद भी वो उसे माफ नहीं कर रहा है और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी माफी के लिए आया है। फिर दादी कहती है कि अच्छा, तो फिर तुमने बस उससे झूठ बोला है, धोखा नहीं दिया। एक्चुअली में जैक ऐसा ही है, अगर वो प्यार करता है तो वो पूरे दिल से प्यार करता है और अगर नफरत करता है तो वो लाइफ टाइम उस चीज को अपने दिल में बिठा के रखता है। बट डोंट वरी, जैक जल्दी से मान जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरन और उसके बॉडीगार्ड उस चोर को ढूंढने में लगे होते हैं, जहाँ पे फाइनली होप को कुछ सबूत मिले हैं, जिसमें वो आरन को उस दिन के फुटेज दिखाता है, जिसमें वो उसे बताता है कि इस कार में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि हो है और ये जो जोकर का साइन है वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। जिसे सुनने के बाद में आरन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग लेजेंडरी जोकर होंगे? अगर वो लोग इतने बड़े चोर होते तो फिर उन लोगों को अपने पास से कर्जा लेने की क्या ही जरूरत पड़ती? बट होप उसे बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग जोकर होंगे, बल्कि इन लोगों के माइंड में तो ऐसा प्लान आ भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि जरूर किसी न किसी ने इन लोगों की मदद की होगी। वो इंसान हो सकता है कि अपने ही ग्रुप में से कोई हो। तभी वहाँ पर आरन के डैड बॉस आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसकी मम्मी का नेकलेस कहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि अब तक उस नेकलेस के चोरी होने के बारे में बॉस को कुछ भी नहीं पता है। वो नेकलेस बहुत कीमती था और आरन की मॉम का था। आरन बताता है कि उसने उस नेकलेस को किसी दूसरे ज्वेलरी आर्टिस्ट को साफ करने के लिए दिया है, वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा। आरन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें ऐसी चीजों के लिए किसी न्यू इंसान पे भरोसा करना चाहिए? बट आरन कहता है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। उसके डैड के जाने के बाद में वो होप से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस नेकलेस का पता लगाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि जोकर जैक की दादी के साथ में होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है जैक के पेरेंट्स की फोटो पे, जिसमें दादी बताती है कि वो जैक के पेरेंट्स हैं। जब जैक बहुत ज्यादा छोटा था तभी उन लोग की डेथ हो गई थी। एक्चुअली में उन लोगों का एक बिजनेस था और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, जिसको आगे और बढ़ाने के लिए जैक के पेरेंट्स ने एक लोन लिया था। बट जैसे ही उन्होंने लोन लिया वो सारे कस्टमर एकदम से ही भाग गए और फिर एक के बाद एक उनका लॉस होता गया और उनको फिर से वही छोटी सी दुकान में जाना पड़ा। वो कर्जा चुका नहीं पाए और उन लोगों ने ढंग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा था। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मौत के बाद में एटलीस्ट ये डेब्ट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जैक के पेरेंट्स भाग गए जैक को अकेला छोड़कर ताकि वो कर्जा चुकता कर सके। बट एक्चुअली में उन दोनों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनके मरने के बाद भी उन लोगों को कर्जा चुकता करना पड़ेगा। बॉस को जैक में पोटेंशियल दिखा, इसलिए वो वेट कर रहा था कि कब जैक बड़ा होगा। इसी वजह से उसने उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी एज अ कोलैटरल की रिंग भी ली थी, जिससे जैक कभी भी उसके बॉस को धोखा ना दे और ना ही उसे छोड़कर जाए। ये सारी बातें सुनकर जोकर को थोड़ा सा जैक के लिए बुरा लगता है, इसलिए फिर दादी कहती है कि अरे तुम इस बारे में ज्यादा सोचो मत। फिर वो अंदर में कुछ काम करने के लिए चली जाती है और वो जोकर से कहती है कि वो एकदम कंफर्टेबल हो जाए और इस घर को अपना ही घर समझे। तभी जोकर की नजर पड़ती है एक टेबल के ऊपर में और उस टेबल को अच्छे से देखने के बाद में उसे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए अब जोकर ने जिम्मा उठा लिया है अपने जैक के घर को साफ करने का। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टिन जैक के घर पे आती है और उसे दादी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और तभी वहाँ पर जैक आता है। अपनी दादी की आवाजें सुनकर वो सीधा जाता है उस लड़के को मारने के लिए। बट थैंक गॉड तभी दादी उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम उसे मार क्यों रहे हो? ये तो बस मेरी मसाज करके दे रहा था क्योंकि मेरी बॉडी में पेन हो रहा था। जैक जोकर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे और मेरे घर से दूर रहो, तुम समझते क्यों नहीं हो? बट जोकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसी हरकत है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा? बट जैक है कि उसे अपने घर से निकालने पे तुला होता है। तभी दादी कहती है कि तुम मेरे गेस्ट को यहाँ से क्यों भगा रहे हो? इसने सुबह मॉर्निंग में उन चोरों को पकड़ने में मदद भी की थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे लंच में बुलाया और साथ ही साथ इसने अपने घर की सफाई भी कर दी। इसलिए ये अभी रात तक तो यहाँ से जाने वाला नहीं है, बल्कि मैं तो इसके लिए डिनर भी बनाने वाली हूँ। बट तभी जैक कहता है कि दादी लेकिन आपको पता नहीं है कि इसने क्या किया है? दादी पूछती है कि ऐसा क्या किया है इसने? इसलिए फिर जोकर हार मानकर सारी बातें बताने वाला होता है और वो रिंग भी उस दादी को देने वाला होता है।
जैक जवाब देता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है और इस बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। फिर दादी को जोकर की दोपहर में बताई हुई बात याद आती है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा तो वो वाली बात। जैक को तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन सी बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि जैक जोकर को खींच कर बाहर लाता है अपने साथ में और वो उससे कहता है कि तुम क्या करने वाले थे, क्या तुम वो रिंग मेरी दादी को देने वाले थे। फिर जोकर उससे बताते हैं कि हाँ, क्यों नहीं दूं मैं उनको रिंग, आखिर वो कितने सालों से अपने बच्चों की रिंग का वेट कर रहे थे और मुझे ये भी पता है कि तुम भी उस रिंग का वेट कर रहे थे। जैक उससे कहता है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। अगर बॉस को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और इन सब की वजह से तुम्हारे साथ साथ मेरी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। बट जोकर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर उस दिन तुमने मुझे वहाँ से भगाया क्यों, मुझे बॉस को दे देते थे और अब ये रिंग पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ। जैक उसे जवाब में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है यहाँ से भाग जाना, मेरा घर यहाँ पर है, मेरी दादी यहाँ पर है, मैं कहाँ भागू इन लोग को छोड़ के। और अगर भाग भी गया ना तो फिर ये सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने ही वो सारी चीजों की चोरी की थी और वो सारी चीजें चोरी करके भाग गया। फिर जोकर कहता है कि एटलीस्ट ये रिंग तुम अपनी दादी को तो दे सकते हो ना, ये उनके इकलौते बेटे की रिंग थी। अब मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, अब तुम मुझे कल तक डिसाइड करके बताओ। अगर तुम्हारा यही सेम जवाब होता है तो फिर मैं ये रिंग डायरेक्ट आयरन को वापस कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ दादी को ये रिंग वापस करने के लिए। बट फिर जैक उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये रिंग तुम मुझे दे दो, लेकिन प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं करोगे। जोकर उसे वो रिंग दे देता है और वहाँ से हाँ कह के चला जाता है। बट तभी जैक उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम होई और टैटू के घर पे नहीं जा सकते हो क्योंकि आयरन के सारे गुंडे मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर जोकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास में एक सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर उसके गुंडे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होई को होप ने और उसके गुंडों ने पकड़ लिया है। वही दूसरी तरफ हम टैटू को देखते हैं जो उसकी मम्मी के साथ में बुद्धा टेम्पल में भाग के आया होता है, क्योंकि अब वो लोग तो आयरन के गुंडों से भाग रहे हैं, इसलिए उन लोगों को यही एक सेफेस्ट प्लेस लगती है। वैसे टैटू तो यहाँ पे रुकने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन अब इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में उन लोगों से उनकी सारी वैल्यूएबल चीजें निकाल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर फ्री में रहने के बदले में उन्हें उनके कुछ काम करने पड़ेंगे और इस जगह पे कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सकता है, इसलिए ये जगह इन लोग के लिए सेफ रहेगी। खाना खाने के पहले इन दोनों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन लोगों को बर्तन घसना पड़ता है। उसकी मॉम के जाने के बाद में हम देखते हैं कि टैटू को होई का कॉल आता है। उनके सारी चीजें रखते टाइम पे टैटू ने अपना फोन अपने पैर में छुपा लिया था, इसलिए अब उसके पास में फोन है। होई फोन पे टैटू से मदद मांग रहा होता है कि वो उसे बचा ले। इधर हम देखते हैं कि टिन कुछ सामान लेकर जैक के घर पर आ रही होती है और उसका पीछा कर रहा होता है सेव। और इधर हमारा जोकर जैक के घर की सारी चीजों को फिक्स करके दे रहा होता है। तभी वहाँ पर टिन आती है और जोकर से पूछती है कि क्या तुम जैक को पसंद करते हो जो उसकी इतनी मदद कर रहे हो। वैसे तो मुझे बता सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। बट तभी उसके पीछे पीछे सेव आता है और वो पूछता है कि ये लड़का कौन है। बट फॉर्चुनेटली तभी वहाँ पर दादी आती है और वो बताती है कि ये लड़का इलेक्ट्रिशियन है और ये लड़का यहाँ पे सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आया है। फिर सेव कहता है कि अच्छा, मुझे लगा कि ये चोर होगा करके, और फिर वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। सेव के जाने के बाद तुरंत ही टिन जैक को कॉल लगाती है और बताती है कि यहाँ पर सेव आया था और उसने जोकर को देख लिया है। बट जैक उससे कहता है कि अगर होप या फिर उसके आदमी आते हैं तो ही मुझे कॉल करके बताना और किसी भी हालत में वो लोग जोकर को नहीं देखना चाहिए। ये सुनने के बाद में दादी जोकर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से होप के आदमी तुम्हें नहीं देखने चाहिए। फिर जोकर झूठ कह देता है कि उसने होप की गर्लफ्रेंड चुराई थी जिसकी वजह से वो लोग उससे नफरत करते हैं। फिर दादी को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो वहाँ चली जाती है। लेकिन टिन को पता होता है कि होप की गर्लफ्रेंड कौन है, इसलिए वो जोकर से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों कहा दादी से। बट जोकर उसे पैसा दिखाता है और उसे कहता है कि तो फिर अब बताओ, क्या तुम्हें होप की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता है। और वो बेचारी पैसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इधर हम देखते हैं कि होई के कॉल करने पर और उसकी लोकेशन सेंड करने पर बेचारा बेवकूफ टैटू वहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँच भी जाता है, बल्कि उसे होई की तो कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती है ढंग से, लेकिन फिर भी वो एकदम बेवकूफ इंसान जैसे उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। जब टैटू उस रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि होई को किसी ने बांध कर रखा है। वो जब उसकी मदद करने के लिए आता है तो फिर तुरंत ही वहाँ पर होप आ जाता है और उसे मारता है। बट उसकी चेकिंग करने के बाद में उसके पास भी वो नेकलेस नहीं मिलता।
फिर आरन कहता है कि हो सकता है कि इसने उसी मंदिर में उस नेकलेस को छुपाया हो। इधर हम देखते हैं कि होप के गुंडे उस मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि उन लोगों ने वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना लिया है। हर जगह चेक करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर वो नेकलेस नहीं मिलता है। वो लोग टैटू की माँ के बारे में पूछने लगते हैं, बट कोई भी टैटू की माँ के बारे में नहीं बताता और वो लोग ये कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ में ऐसा सुलूक कर रहे हो, जो मिस नान है वो तुमको छोड़ेगी नहीं। ये सारी चीजें सुन के उनको और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनको बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस नान की, जो आई थिंक उस मंदिर की रखवाली है। वो वहाँ पर आती है और उन लोग को धमकी देने लगती है कि तुमने मेरे लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और फिर उन लोग को छोड़ दिया जाता है और साथ में उन 2 मुट्टंडों को बंदी भी बना लिया जाता है। मिस नान उन स्टिक्स को शेक करके उन लोगों के लिए एक पनिशमेंट भी चूज करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस नान ने उन दोनों की बहुत बुरी हालत कर दी है, जिसमें होप उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुमको वहाँ पे शांति से इन्वेस्टिगेट करना है, कोई तमाशा नहीं करना है। फिर वो दोनों उससे होप को एक नोट देते हैं जो मिस नान ने उन्हें दिया था और उसे लेने के बाद में होप कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शांति से काम लेना, अब देखा ना तुम लोग के साथ में क्या हुआ, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया और तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे मिस फॉर्चून का सामना करना पड़ेगा। तभी आरन टैटू और होई से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने वो नेकलेस कहाँ रखा है और साथ में तुम्हारे उस जोकर का भी पता बताओ जो इस चीज का मास्टरमाइंड था। और अगर तुम अभी भी नहीं बताओगे तो लगता है मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, या तो तुम्हारा एक पैर या फिर तुम्हारा एक कान काटना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि टिन जैक को कॉल करती है कि कोई तो भी उसके घर पे आया है। जैक तुरंत ही घर पर आके देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसके कोच उसे मिलने के लिए आए हैं। दादी के अंदर जाने के बाद में वो जैक से बात करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वो यहीं कहीं से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो जैक से मिल ले। और ये भी बताते हैं कि उन्हें कितना अफसोस हो रहा है कि उन्होंने जैक की जगह पे कार्बन को चूज किया था नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए। अगर उस टाइम पे उन्होंने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती तो फिर आज उनके पास में एक मेडल होता। फिर जैक उनसे पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ कार्बन को। फिर कोच उसे बताते हैं कि कार्बन को ड्रग की आदत लग गई थी, जिसके चक्कर में उसने किसी लड़की को असॉल्ट भी किया था और वो अब जेल में है। मुझे उस पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। जैक कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि अगर आप कभी मुझसे माफी मांगने के लिए आएंगे तो फिर मेरा जवाब क्या होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप मेरे कोच है, इसलिए शायद से वक्त के साथ साथ में मेरा गुस्सा भी कम हो जाएगा। फिर कोच उससे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें जोकर सुन लेता है। इधर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होई और टैटू को वो लोग गुदगुदिया लगा रहे होते हैं ताकि वो लोग बता दे कि वो नेकलेस कहाँ रखा है। बट तभी आरुन आता है, चाकू निकालता है और वो सीधा होई के पास में अटैक करता है, जिसे देखकर होई डर जाता है और वो बेचारा पैंट में ही सुसु कर देता है। फिर आरन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे जल्दी से नहीं बताओगे कि वो कहाँ पर है तो फिर मैं सच में तुम्हारे डिक के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा और मैं 3 तक गिनूंगा, तुम मुझे जल्दी से बता दो वरना बहुत बुरा होगा। और इससे पहले कि वो 3 तक गिनती कंप्लीट कर पाता, टैटू अपना मुंह खोल देता है और बता देता है कि उन लोगों ने उस नेकलेस को बेच दिया। होप तो उनसे पूछता है कि उन लोगों ने किस शॉप में बेचा, लेकिन आरन उसे रोकता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे किस शॉप में बेचा होगा, लेकिन तुम मुझे जल्दी से जल्दी वो नेकलेस ला कर दो। बट तभी टैटू कहता है कि तो क्या हम उस जगह पे फिर से चोरी करें। फिर आरन भी कहता है कि हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, अगर तुम लोग मुझे चूना लगा सकते हो तो उसको भी लगा लो, उसके पास से भी चोरी कर लो। फिर होप कहता है कि हाँ, तुम उसी इंसान से मदद ले लो जिसने तुम्हारी इस चोरी में मदद की थी। और उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप देखने के बाद में उन्हें पता चल जाता है कि किसी जोकर नाम के लड़के ने उनकी मदद की थी। वही दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने घर पर आया होता है और आते बरोबर उसे अपनी टूटी फूटी डेस्क एकदम सुधरी हुई दिखती है और साथ में उसे उसके कुछ पुराने बुक्स और मैप भी दिखता है, जिसे देखने के बाद में उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर टिन आती है और वो बताती है कि ये सारी चीजें उसने और जोकर ने मिलकर की है। ये टेबल टूटा हुआ था और उन दोनों ने मिलकर इसे जोड़ा है। फिर वो उन बुक्स को देखकर कहती है कि वाह, कितनी अच्छी बुक्स है, मुझे भी पढ़ना है। और पढ़ने की कोशिश करते हुए कहती है कि काश मैं भी इन सारी बुक्स को अच्छे से रीड कर पाती। तभी दादी आती है और वो भी जैक को बताती है कि इस टूटे हुए बेंच को जोकर ने सुधारा है
ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। और उसकी इतनी सारी मेहनत देखकर मुझे तो तुम्हारे डैड की याद आ गई, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने तुम्हारे लिए टेबल बनाया था। जब तुमने इस टेबल को देखा था तब तुम बहुत खुश हुए थे। फिर जैक को भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है और वो बेचारा ऑलमोस्ट रोने पे आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम जोकर को देखते हैं, जो अच्छे से घोड़े बेच के जैक के घर में सोया हुआ होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स होप के गुंडे जैक के घर पे तो ढूंढने के लिए नहीं आएंगे ना। जैक जोकर को उठाने के लिए आता है, लेकिन इधर जोकर नींद में ही जैक का नाम बड़बड़ा रहा होता है, जिसे सुनने के लिए जैक जोकर के पास में जाता है और जोकर उसे अपने पास में ही खींच लेता है और नींद में ही जैक का नाम ले लेकर आइसक्रीम के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैक जोकर से थैंक यू कहता है कि उसने उसके घर की सारी चीजें ठीक कर दी और यहाँ तक कि उसकी रिंग वापस लाने में मदद की, लेकिन अब वो उस रिंग को अपने पास नहीं रख सकता है, इसलिए वो उसकी रिंग को उसके जेब में डाल देता है। वही दूसरी तरफ हम जैक के दोस्त सेव को देखते हैं, जिसके घर के आगे में एक डिलीवरी बॉक्स रखा होता है और वो बॉक्स लेकर वो सीधा अपने बाजू वाले के घर पे जाता है और उसका पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि होप होता है। सेव होप से कहता है कि तुम हमेशा मेरा एड्रेस क्यों देते हो इन सारी चीजों के लिए। फिर होप उसे बताता है कि तुम्हारा एड्रेस और मेरा एड्रेस तो एक ही हुआ ना। फिर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअली में डेट कर रहे हैं। होप तो सबको बताना चाहता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन से उसे मना कर रहा होता है। से उससे कहता है कि जब तक वो बॉस का कर्जा चुका नहीं देता है तब तक वो किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी सेव की नजर पड़ती है एक फोटो की तरफ और उस फोटो को देखने के बाद में वो होप को बताता है कि उसने इसके से दिखने वाले इंसान को जैक के घर पे देखा है और फिर होप समझ जाता है कि जोकर जैक के ही घर पे छुपा हुआ होगा, इसलिए वो तुरंत ही अपना जैकेट पकड़कर वहां से चला जाता है। और ये सारी बातें हमारी प्यारी टीन देख लेती है और कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि सेव भैया और होप भैया के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। और फिर वो तुरंत ही जैक को बताने का सोचती है कि होप उसके पास में आ रहा है। इधर हम जैक को देखते हैं, जो उन दो शॉप ओनर के साथ में बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है और जैक थोड़ा सा टेंशन में होता है, जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि आजकल तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगते हो, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड पटा ली है। बट जैक इस बात से डिनाई कर रहा होता है कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन वो लोग उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि जरूर कोई ना कोई आने वाला है और उनका इशारा टोटली जोकर की तरफ होता है कि शायद से जोकर ही वो स्पेशल इंसान है। वो लोग जैक को फॉर्च्यून स्टिक ट्राई करने का भी कहते हैं, जिसमें उसके नाम की उसे एक चिट मिलती है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। उसे टीन का कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। इससे पहले कि होप उसके घर पे पहुँच पाता, फॉर्चुनेटली वहाँ पर जैक पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। होप उससे कहता है कि तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो, तुम किसी को छुपा रहे हो क्या। बट जैक इस बात को डिनाई करता है और कहता है कि उसकी दादी घर के अंदर सो रही होगी, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जाने दे सकता है। बट ऑफ कोर्स होप तो उसकी बात मानने से रहा, इसलिए वो अपने आदमी उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग भी जैक से डरते हैं, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जाते हैं। और फिर होप को अंदर जाने से रोकने के चक्कर में जैक और होप के बीच में लड़ाई हो जाती है। बट तभी वहाँ पर दादी आती है और उन दोनों का झगड़ा रोक देती है, जिसमें फिर होप उन्हें बताता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई न कोई उनके घर पे छुपा हुआ है, जिसकी वजह से उन लोगों को उसके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। फिर दादी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चले जाओ घर के अंदर और तलाशी ले लो, वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। फिर जब वो लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं तो फिर उन्हें जोकर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो दादी से थैंक यू कहता है उसके साथ में कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन वो जैक से कहता है कि मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। और इधर जैक भी गर्म हो जाता है और कहता है कि जो भी कहना है तुम अभी कह लो ना। लेकिन होप थोड़ा जल्दी में होता है, इसलिए उससे कहता है कि इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उन लोग के जाने के बाद में जैक देखता है कि उसके पास की वो फॉर्च्यून वाली चिट गिर चुकी है और उसे खोलने के बाद में उसमें लिखा होता है कि व्हेन द फूल चेंजेस ब्लैक टू व्हाइट द फेट ऑफ द फॉरगिवर विल चेंज। इधर हम रात में देखते हैं कि दादी जैक के साथ में बातें कर रही होती है और उसे बताती है कि जोकर ने उसे सारी चीजें बता दी है, कि कैसे उसने सालों पहले जैक से झूठ कहा था और कैसे उसने बॉस की सारी चीजों को चुराया है, लेकिन अब वो अपने उस गलती के लिए पछता रहा है, इसलिए उसने ये सब किया। वो तुम्हें तुम्हारी रिंग देने के लिए वापस आया था, उसने ये सब तुम्हारी रिंग को वापस पाने के लिए किया था और उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए। बट जैक अपनी दादी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसको माफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट दादी उससे कहती कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। फिर वो जोकर का छोड़ा हुआ लेटर उसे देती है, जिसमें जोकर ने लिखा होता है कि मुझे दादी ने डम्पलिंग की रेसिपी बताई है और उस रेसिपी के जरिए मैं एक न्यू स्टॉल खोलने वाला हूँ।
और जो भी मैंने चोरी की थी वो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने उस रिंग को अपने पास नहीं रखा, तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं एक अपनी न्यू दुनिया स्टार्ट करने वाला हूँ। तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं खुद इतना बुरा इंसान बदल चुका हूँ। इस चीज के लिए मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई होप तुम मुझे याद रखोगे और माफ कर दोगे। तभी दादी उसे जोकर का बनाया हुआ डम्पलिंग देती है और पूछती है कि उस लेटर में क्या लिखा है। उस लेटर के बारे में बताते हुए जैक हंस रहा होता है। तभी दादी कहती है कि तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुमने कहीं न कहीं जोकर को माफ कर दिया है। और जो तुम दोपहर में इतना दौड़ते भागते आए थे, तुम मेरे लिए आए थे या फिर जोकर को बचाने के लिए आए थे? यानी कि दादी को भी पता है कि जैक के मन में जोकर के लिए कौन सी फीलिंग्स है, लेकिन हमारा जैक भी डिनायल में रहता है। और वही दूसरी तरफ हम जोकर को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के आगे खड़ा होता है। वो जैक की दी हुई रिंग को देखता है और किसी को कॉल करके बताता है कि वो वहाँ पे पहुँच चुका है। और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है।